आज भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे छठे पाठ का, इसमें दूसरा भाग है नगरीय अधिवास। तो नगरीय अधिवासों के बारे में विशेष तौर से जो वर्णन दिया गया है उसमें कि शहर कैसे होते हैं, उनकी बनावट कैसी है और बनावट के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत इस पाठ में किया गया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है नगरीय अधिवास। तो नगरीय अधिवास का अर्थ लेते हैं। नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सेवाओं पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में नगरीय व्यवस्था द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है। तो व्यवसाय में हम ले लें कि प्राथमिक व्यवसायों में वो कार्य होते हैं जहाँ लोग मछली पालन, भेड़ पालन या पशुपालन करते हैं, उसके साथ ही खेती से संबंधित या खनन कार्यों में लगे रहते हैं। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जो विनिर्माण के उद्योग है उनमें लगे रहते हैं। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा कार्य जिनमें लोग सेवा के द्वारा कार्य करते हैं। चतुर्थ क्षेत्र है उसमें जो इन लोगों की सबकी सेवा करने वाले जो लोग होते हैं जैसे अध्यापक है, अन्य है। और पंचम व्यवसाय में वो लोग सम्मिलित होते हैं जो अनुसंधान से संबंधित कार्य करते हैं, सांख्यिकी के आधार पर अनुसंधान करके कार्य करते हैं। तो अब हम देखते हैं नगरीय अधिवासों की विशेषताएं। तो नगरीय अधिवासों में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। वहाँ जनसंख्या घनत्व है वो नगरों में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इनमें अपने जन घनत्व वो ज़्यादा है। फिर त्वरित गतिशीलता, यहाँ लोग कार्यशील ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। पक्की सड़कें और पक्के मकान, अधिकांश जो सड़कें हैं वो पक्की होती है और अधिकांश जो मकान है वो पक्के बने होते हैं, बहुमंजिला होते हैं। बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ देखने को मिलती है। फिर रोजगार की उपलब्धता, लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए वहाँ जाते हैं। यातायात के व्यक्तिगत व सार्वजनिक संसाधन, और यहाँ अधिकतर लोगों के पास अपने स्वयं के निजी वाहन होते हैं या व्यक्तिगत तौर से चलने वाले जो सार्वजनिक वाहन चलते हैं। उच्च शिक्षा व गहन चिकित्सा की सुविधाएं, यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते हैं और बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध होती है। 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है, यानी कृषि कार्य ये लोग नहीं करते। जटिल व श्रम विभाजन, यहाँ के जो कार्य है वो कौशल पर आधारित कार्य होते हैं, मैकेनिकल कार्य होते हैं। फिर सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, यहाँ लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। तीव्र सामाजिक व आर्थिक अंतर, यह सामाजिक और आर्थिक अंतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक व्यक्ति गरीब है तो एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला यहाँ देखने को मिलता है। अब है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। विश्व में नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है, यानी अलग अलग देशों में ये परिभाषा जो है वो अलग अलग पाई जाती है। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, यानी जनसंख्या कितनी है उस आधार पर उसे गांव, नगर या महानगर या मेगा नगर में गिना जाता है। फिर मानव व्यवसाय, वहाँ के लोग जो है वो कार्य करते हैं उसके आधार पर, प्रशासनिक ढांचा और आवश्यक दशाओं के आधार पर। अब है जनसंख्या का आकार, यानी जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या आकार को प्रमुख माना जाता है, यानी जनसंख्या जहाँ की ज़्यादा होती है उसे नगरों की श्रेणी में गिना जाता है। विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या न्यूनतम सीमा डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250, आइसलैंड में 300, कनाडा, वेनेजुएला में 1000, कोलंबिया में 1500, पुर्तगाल एवं अर्जेंटीना में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, जापान में 3000 और भारत में 5000 व्यक्ति निर्धारित है, यानी 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए भारत के अंदर, तब उसे नगर में गिना जाता है। भारत में 5000 जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, यानी जनसंख्या होनी चाहिए कितनी 5000 और जन घनत्व है वो कितना होना चाहिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। प्राथमिक व्यवसाय में लगी जनसंख्या को भी देखा जाता है। फिर है व्यावसायिक संरचना, यानी वहाँ जो लोग कार्य करते हैं, व्यवसाय जो करते हैं उनके आधार पर बांटा जाता है। तो नगरीय बस्ती के लिए जनसंख्या के आधार के अतिरिक्त
इटली जैसे कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। यानी वहां नियम है कि शहर उसी को बनाया जाएगा जहां 50% से अधिक लोग अन्य कार्यों में लगे हो, यानी गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हो। भारत में ये मानदंड 75% है, जबकि भारत में 75% होने पर ही उसे शहर माना जाता है। यहाँ प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों के लिए मापदंड माना गया है। फिर इसका तीसरा है प्रशासन। तो कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में सम्मिलित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को ही मापदंड माना जाता है। यानी अगर वहां पर एक बड़ी व्यवस्था है प्रशासनिक ढांचे की तो उसे शहर मान लिया जाता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों ना हो। जैसे भारत में किसी नगर में नगर पालिका, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सम्मिलित होने पर उसे नगरीय बस्ती माना जाता है। यानी प्रशासनिक ढांचा यदि नगर पालिका का है तो उसे नगर मान लिया जाता है, या उसमें छावनी बोर्ड बना हुआ है या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने पर उसे नगरीय बस्ती मान लिया जाता है। यानी उसे ग्रामीण बस्ती नहीं कहेंगे। यदि कहीं नगर पालिका स्थापित हो गई तो वो शहर में गिना जाएगा, या छावनी बोर्ड कहीं बन गई है तो भी उसे नगर में गिना जाएगा। ब्राजील और बोलिविया में जनसंख्या के आकार के स्थान पर प्रशासनिक केंद्रों को नगरीय केंद्र माना जाता है। यानी वहां जनसंख्या कोई मायने नहीं रखती है, चाहे जनसंख्या वहां की कितनी हो, प्रशासनिक अगर ढांचा है तो उसे शहर माना जाता है। अब आवश्यक दशाएं। विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना संपादित कार्यों के आधार पर ही की जाती है, जैसे अवकाश, पर्यटन स्थल की आवश्यक दशाएं, औद्योगिक नगर, समुद्री पतन नगर और सेना नगरों से भिन्न होती है। नगरीय अधिवासों के प्रकार। अब यहाँ हमें प्रकार दिखाए गए हैं कि नगरीय अधिवासों को विश्व में किस प्रकार बांटा गया है। कई जनसंख्या के आधार पर है, तो कई प्रशासनिक ढांचे के आधार पर है, तो कई कार्यों के आधार पर उन्हें अलग अलग बांटा गया है। नगरीय अधिवास अपने आकार, उपलब्धता, सुविधाओं एवं संपादित किए जाने वाले कार्य एवं जनसंख्या के आधार कई नामों से जाने जाते हैं, जो निम्न अनुसार है। नगर परिभाषा दी गई है। एक नगर को 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास को नगर कहते हैं। यानी जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो लेकिन 10 लाख से कम हो तो उसे हम नगर कहते हैं। इनमें 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, यानी कृषि कार्य नहीं करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। अन्य जो द्वितीय और तृतीय व्यवसाय है उनमें शामिल होने चाहिए। जैसे भारत में राजस्थान, बीकानेर इसमें शामिल होते हैं। भारत के राजस्थान का बीकानेर जो नगर है वो इसमें शामिल होता है नगर में। फिर आगे चलते हैं, इसमें महानगर, यानी नगर था 1 से 10 लाख, अब इससे अधिक जनसंख्या वाला जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को महानगर कहा जाता है। यानी 10 लाख से अधिक जहां की जनसंख्या है उसे हम महानगर की श्रेणी में गिनते हैं। ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यानी यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं, बड़े बड़े व्यापार होते हैं और बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र यहाँ स्थापित होते हैं। जैसे भारत में जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर है। अपने राजस्थान के प्रमुख 3 उदाहरण हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर। इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं। फिर है सनगर। 1915 में पैट्रिक गेडिज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। कब? 1915 में। और व्यक्ति कौन था? पैट्रिक गेडिज। ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण है ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि इसके उदाहरण है। भारत में ग्वालियर, लश्कर, मुरार, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, यानी ये नगर आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं और सटकर जब बड़े बड़े 2 नगर आपस में मिल जाते हैं तो उनको हमें सहनगर में शामिल करते हैं। फिर है वृत्त नगर। अंग्रेजी में इन्हें मेगालोपोलिस कहते हैं। यानी वृत्त नगर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ है विशाल नगर। विशाल नगर।
इस शब्द का प्रयोग 1857 में जिन गोटमैन ने किया था। कब किया था? 1857 में। और कौन था? जिन गोटमैन। ये अत्यंत ही बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। जिनकी जनसंख्या क्या होती है? 50 लाख से अधिक होती है। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं। ऐसे जो नगर होते हैं उनको हमें विश्व नगरी भी कहते हैं, जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, और अपने भारत में है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि। इस प्रकार हमने आज इस अध्याय के अंदर नगरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। आगे हम अध्ययन करेंगे पाठ के अंदर जिसमें नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में।